दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है। मणिपुर हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बड़ा ऐलान। आज से जनता के लिए इंटरनेट सेवाएं हो गई शुरू। दरअसल मणिपुर में जारी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आम जनता को बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री ने आज से जनता के लिए सभी इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का ऐलान कर दिया है। राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद लगभग 5 महीने से ही इंटरनेट सेवाएं बंद थीं, जिसे आज बहाल कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी पन्नू के खिलाफ बड़ा एक्शन। चंडीगढ़ और अमृतसर में एनआईए ने जब्त की संपत्ति। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने खालिस्तानी समर्थक और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने चंडीगढ़ और अमृतसर में उसकी संपत्तियां जब्त कर ली हैं। पन्नू अमृतसर का रहने वाला है और एनआईए ने उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है। कनाडा में रहकर पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है। भारत में पन्नू के खिलाफ देश विरोधी साजिश कुल 7 केस दर्ज हैं, जिसका ब्यौरा दिया गया है। कनाडा को भी पन्नू के गुनाहों की जानकारी कई बार दी गई, लेकिन कनाडा ने आतंकी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की और उसे पनाह दी। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने हाल ही में कनाडा में रह रहे हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद एनआईए ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर, केरल में कांग्रेस पार्टी से खटपट और बंगाल में तृणमूल सीट देने को तैयार नहीं। इंडिया गठबंधन से गिरेगा सीपीएम का पहला विकेट। दरअसल विपक्षी मोर्चे के इंडिया गठबंधन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। गठबंधन की घोषणा के 2 महीने के बाद भी सहयोगी दलों के साथ में सीपीएम की पटरी नहीं खा पा रही। हाल ही में सीपीएम के पोलित ब्यूरो की बैठक में भी इंडिया गठबंधन को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। सीपीएम भारत की एक राष्ट्रवादी पार्टी है, जिसका केरल, बंगाल, तमिलनाडु और त्रिपुरा में मजबूत जनाधार है। नीतीश कुमार ने जब विपक्षी एकता की कवायद शुरू की थी तो सबसे पहले वे सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से ही मिले थे। उस वक्त येचुरी ने विपक्षी मोर्चे को पहला और जरूरी टास्क बताया था। हालांकि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन आकार लेते गया, वैसे वैसे गठबंधन में सीपीएम की भागीदारी को लेकर सस्पेंस गहराता गया। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीपीएम की भूमिका को लेकर अक्टूबर के अंत तक फाइनल फैसला हो सकता है, लेकिन अगर केरल और बंगाल में सीपीएम को समझौते के तहत सीटें नहीं मिलती हैं तो पार्टी गठबंधन में शायद ही रह पाए। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से पहला विकेट सीपीएम का गिरने वाला है। अगली बड़ी खबर, नए संसद भवन को लेकर जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। नए संसद भवन को बताया मोदी मल्टीप्लेक्स। दरअसल जयराम रमेश ने नए संसद भवन को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने प्रचार के साथ लॉन्च किया गया नया संसद भवन वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी के उद्देश्यों को बड़े अच्छे तरीके से साकार करता है। उन्होंने कहा कि इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या फिर मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि 4 दिनों के भीतर ही मैंने दोनों सदनों के भीतर बातचीत को खत्म होते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि अगर वास्तुकला सचमुच लोकतंत्र को मार सकती है तो संविधान को दोबारा लिखे बिना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा करने में सफल हुए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि यहां एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हॉल बिल्कुल भी कॉम्पैक्ट नहीं है। पुराने संसद भवन का एक गौरव था, दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच में चलना आसान था। उन्होंने आगे कहा कि शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद इंडिया गठबंधन के द्वारा नए संसद भवन का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, जयराम रमेश ने नई संसद भवन को बताया मोदी मल्टीप्लेक्स तो बीजेपी हो गई आग बबूला। कहा फिर देखी कांग्रेस की खराब मानसिकता। दरअसल कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स करार दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2024 में जब सत्ता बदलेगी तो संसद भवन की नई इमारत का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। कांग्रेस नेता के इस बयान पर अब बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के निम्नतम स्तर के मुकाबले भी ये बेहद ही खराब मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने इसे भारतीयों का अपमान करार दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के निम्नतम स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ये दयनीय या कहें खराब मानसिकता है। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के अपमान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगली बड़ी खबर, वाराणसी दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रख दी नींव। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रख दी। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री जैसे पूर्व खिलाड़ी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज एक बार फिर से मुझे वाराणसी आने
का मौका मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने को भारत को 1 महीना पूरा हो गया है। शिव शक्ति चांद का वो पॉइंट है जहां पर पिछले महीने 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। उन्होंने कहा कि एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है और दूसरा शिव शक्ति का स्थान मेरी काशी में है। उन्होंने कहा कि आज शिव शक्ति के स्थान से भारत के विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी में आज इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। यह स्टेडियम वाराणसी और पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान जैसा होगा। यह स्टेडियम बनकर जब तैयार हो जाएगा तो यहां पर एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग मैच देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि जब से स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं हर काशीवादी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में बन रहे इस स्टेडियम का डिजाइन भी स्वयं महादेव को समर्पित है। अगली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से उठा दिए सवाल। कहा बैलेट पेपर से कराए जाएं 2024 के लोकसभा चुनाव। दरअसल भारत में 2024 के चुनावों को लेकर सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अगले लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल के लिए आवाज उठाई है। साथ ही उन्होंने ईवीएम मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी बात भी रखी है। मनीष तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र तकनीक के भरोसे छोड़े जाने के मुकाबले काफी कीमती है। सवाल यह नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन बैलेट पेपर पर वापस आने की कई वजह हैं। उन्होंने कहा कि एक सीधी सी वजह यह है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम असल में है तो मशीन ही, और अन्य मशीनों की तरह ही इसके साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है। इसे हैक किया जा सकता है, इसके काम को बाधित किया जा सकता है, इससे खेला जा सकता है। मनीष तिवारी ने कहा कि मुझे ईवीएम मशीन को लेकर भारत के निर्वाचन आयोग का वो पितृसत्तात्मक जुनून समझ में नहीं आता। यहां तक कि वो देश जहां पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता था वहां भी अब वापस बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। सीधा सा कारण यही है कि उनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उन्होंने मांग की है कि इन हालातों में 2024 के चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाने चाहिए। अगली बड़ी खबर, ईवीएम मशीन पर कांग्रेस पार्टी ने उठाए सवाल तो बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस बना रही बहाना। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की ओर से ईवीएम मशीन को लेकर दिए गए बयान पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन एक बहाना है क्योंकि वे आगामी चुनाव में परिवार को बचाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी सोचती है कि लोग संवैधानिक संस्थानों के प्रति उनकी सशर्त प्रतिबद्धता के बारे में उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब वे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम मशीन और चुनाव आयोग सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों या लोकसभा चुनावों में हार दिखाई देने लगती है तो वे परिवार को हार से बचाने के लिए एक बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर कोई भी भरोसा नहीं है। अगली बड़ी खबर, सांसद रमेश बिदुड़ी के बदलेश्वर से आया सियासी बवंडर, नोटिस किया गया जारी। विपक्ष को मिला एजेंडा, निशाने पर आई बीजेपी। दरअसल हाल ही में खत्म हुए संसद के विशेष सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिदुड़ी चंद्रयान की सफलता पर लोकसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान वो लोकतंत्र के मंदिर में बीएसपी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने आतंकवादी और उग्रवादी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद बीजेपी सांसद की टिप्पणी सियासी बवंडर में बदल गई। विवादों में रहने वाले रमेश बिदुड़ी ने संसद में जो भी कुछ कहा उसे दोहराना मुमकिन नहीं है, लेकिन उनके बयानों के सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। भले ही बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया हो, लेकिन विपक्ष बीजेपी को आड़े हाथ लेता दिखाई दे रहा है। लोकसभा में असंसदीय टिप्पणी को हेट स्पीच करार देते हुए विपक्ष ने बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। अगली बड़ी खबर, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लगा दी तगड़ी लताड़ा। कहा पीओके तुरंत खाली करें। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग कर कश्मीरी राग अलापने से पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए एक बार फिर कश्मीरी राग अलापा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर पर प्रस्ताव पास करने और वहां मिलिट्री हस्तक्षेप की मांग की। इस पर शनिवार को भारत ने करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में
भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान जब दूसरों के आंतरिक मामलों में झांक रहा हो तो फिर उसे अपने देश में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों को पहले देखे और इसे तुरंत बंद करे। आपको बता दें कि फिलहाल भारत ने दक्षिण एशिया में शांति के लिए पाकिस्तान को 3 नसीहत देते हुए कहा कि पाकिस्तान को तुरंत सीमा पार भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। आतंकी ठिकानों को बिना देरी बंद करें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिन इलाकों यानी पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है उसे तुरंत खाली करें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकारों का उल्लंघन तुरंत बंद किया जाए। अगली बड़ी खबर, जयपुर पहुंचे राहुल गांधी स्कूटी की सवारी करते आए नजर। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। इस बीच नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जयपुर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी जयपुर की सड़कों पर स्कूटी की सवारी करते नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जयपुर के मानसरोवर इलाके में कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय की आधारशिला रखी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। अगली बड़ी खबर, रमेश बिधूड़ी के बयान से दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस पार्टी ने की बीजेपी सांसद को पार्टी से निकालने की मांग। दरअसल राजधानी दिल्ली का सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो गया है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। ताजा मामला बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी से जुड़ा है, जिनके संसद में दिए गए बयान को दिल्ली कांग्रेस ने अमर्यादित बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी और सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगली बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कुंवारी लड़कियों को दे दिया बड़ा तोहफा। अब कुंवारी लड़कियों को मिलेगा इस योजना का लाभ। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने ये घोषणा प्रदेश की कुंवारी बहनों के लिए की है। उन्होंने लाडली बहना योजना का दायरा एक बार फिर से बढ़ा दिया है। चौहान ने जबलपुर में अपने जन आशीर्वाद कार्यक्रम में घोषणा की कि अब मध्य प्रदेश की 21 वर्ष से अधिक अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद लाडली बहना योजना में हितग्राहियों की संख्या 1,40,00,000 के आसपास हो जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है कि 21 वर्ष से अधिक अविवाहित बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में कांग्रेस पार्टी ने बनाई खास रणनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का होगा अहम दौरा। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का चुनावी अभियान तेज हो गया है। बीजेपी सत्ता वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो अब इसके जवाब में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में भरोसा यात्रा निकालने जा रही है। इसकी शुरुआत अगले महीने गांधी जयंती के अवसर पर होगी। इसमें कांग्रेस के बड़े वीवीआईपी नेता शामिल होंगे। इस यात्रा की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हुई, लेकिन यात्रा का अब तक रोड मैप तैयार नहीं हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि गांधी जयंती पर यह यात्रा शुरू की जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।